25 से 30 साल पूरी जनरेशन चेंज हो गई। 25 से 30 साल आपको किसी जगह जाए हुए हो गए हैं, उसके बावजूद आप उसके एक्सपर्ट बनते हैं और टीवी पे आके धार्मिक उन्माद, हिंदू मुसलमान जैसी नफरत भरी बातें फैलाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट, उन्होंने अपना छोटा सा मुंह बना के चुपचाप वहां से निकल गए, कुछ नहीं बोल पाए। सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार। साथियों, आज मुद्दा थोड़ा सा अलग है। वो अलग मुद्दा इसलिए है कि मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिन से ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक फिल्म की चर्चा चल रही है और यह फिल्म है द कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री ने बनाया है इसे और इस फिल्म में इस तरीके से कुछ दिखाया गया है कि 1990 के दौर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ वो उन्होंने बताने का प्रयास किया है। लेकिन वो बताते बताते विवेक अग्निहोत्री ने उसमें हिंदू मुसलमान एंगल का भी तड़का लगा दिया, उसमें एक धार्मिक उन्माद की भी कोशिश कर दी। लगभग पिछले 8 सालों से मैं कश्मीर में जाता रहा हूं और जाने का अर्थ यह नहीं है कि वहां गए और किसी होटल में रुक के आ गए या घूमने फिरने के लिए गए, यह नहीं है। मैं कश्मीर में गया तो कश्मीर के गांवों में रुका हूं, कश्मीर में लोगों से बातचीत करी है, उनसे संवाद किया है, चीजों को समझने का प्रयास किया है जमीन पे जाके। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि जब मैंने वहां जमीन का अनुभव लिया है तो इसीलिए मुझे लगा कि हकीकत क्या है वहां की, यह आपके साथ साझा करना जरूरी है। क्योंकि एक व्यक्ति जो फिल्म में देखता है वही उसके दिमाग में सेट हो जाता है, उसी अनुसार उसकी धारणा बनने लग जाती है और उसी अनुसार वो आगे सोचता है, उसी अनुसार वो दूसरों को दिखाता है। तो किस तरीके से इस फिल्म में विवेक अग्निहोत्री ने हिंदू मुसलमान का तड़का लगा दिया, किस तरीके से कुछ चीजों को गलत तरीके से दिखाया गया, यह सब आपके सामने बताना बहुत जरूरी है। इसलिए हाथ जोड़ के तमाम साथियों से निवेदन है, ध्यानपूर्वक यह बात सुनिएगा और फिर मैं पूरी स्टोरी ऐसा क्यों होता है इसका भी कारण आपको बताऊंगा मैं, और उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं कि आज से कई साल पहले, 4-5 साल पहले एक कोई कार्यक्रम था, तो वहां पे एक सो कॉल्ड एक्सपर्ट ऑन कश्मीर, उनसे मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि भाई आप कश्मीर के ऊपर एक्सपर्ट बनते हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आखिरी बार आप कश्मीर के गांवों में कब गए थे? आखिरी बार कश्मीर में जाके कश्मीर के लोगों से संवाद आपने कब किया था? तो उनका जवाब आया 25 से 30 साल पहले। मैंने उनको कहा कि आपको थोड़ी शर्म आती है? 25 से 30 साल पूरी जनरेशन चेंज हो गई। 25 से 30 साल आपको किसी जगह जाए हुए हो गए हैं, उसके बावजूद आप उसके एक्सपर्ट बनते हैं और टीवी पे आके धार्मिक उन्माद, हिंदू मुसलमान जैसी नफरत भरी बातें फैलाते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट, उन्होंने अपना छोटा सा मुंह बना के चुपचाप वहां से निकल गए, कुछ नहीं बोल पाए। तो इसलिए भी मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैं वहां जमीन पर रहा हूं, गांव में रहा हूं। चाहे बात करें बारामूला की, चाहे बात करें कुपवाड़ा की, सोपोर की, श्रीनगर की, शोपियान, कुलगाम की, पुलवामा की, अवंतीपुरा की, अनंतनाग की, इन तमाम जगहों पे बात कर लें, गांदरबल की, गुलमर्ग की, वहां पे मैं रहा हूं। मैंने गांव में लोगों से मिला हूं, लोगों से समझने की कोशिश करी है। और आपको एक चीज और बता दूं, मैं अपनी बात पे आऊं, जो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट बनते हैं ना, ये एक काम और करते हैं, मैंने वहां जाके देखा। वो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट पहली बात तो दिल्ली में बैठे बैठे एक्सपर्ट बन जाते हैं, ज्ञान देने लग जाते हैं। चाहे वो लेफ्ट ओरिएंटेड विचारधारा वाले हो या राइट ओरिएंटेड विचारधारा वाले हो, दिल्ली में बैठ के ये ज्ञानी बन जाते हैं कश्मीर इशू पे। अगर कोई इनमें से जाता भी है तो क्या करते हैं, वहां बढ़िया बढ़िया जो वहां रेस्ट हाउसेज होते हैं, रेस्ट हाउस में जाके ये रुकते हैं, स्टे करते हैं। कुछ चंद सिलेक्टेड लोग इनसे वहां मिलने आते हैं, वो जो इनको बताते हैं वही ये किताब में लिख देते हैं, उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट बना देते हैं, रिपोर्ट को ऊपर सबमिट करा देते हैं। उसी आधार पर कोई प्रोफेसर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, कोई सरकार के करीब चला जाता है। तो इसलिए भी मुझे लगा कि सच आपके साथ साझा करना चाहिए। देखिए, यह हकीकत है कि 1990 के दौर में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ, यह एक फैक्ट है। लेकिन यह कह देना कि 1990 के दौर में सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ,
यह अधूरा सच है। 1990 में आतंकवादियों ने हर उस व्यक्ति को टारगेट किया, हर उस व्यक्ति के ऊपर जुल्म ढाए जो व्यक्ति वहां पे आइडिया ऑफ इंडिया के साथ था, जो व्यक्ति इंडिया की बात करता था, जो व्यक्ति भारत की बात करता था, जो व्यक्ति खुद को भारतीय मानता था, जो व्यक्ति भारत के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार था, हर उस व्यक्ति को आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया गया। उसमें कश्मीरी पंडित भी थे, उसमें गैर पंडित हिंदू भी थे, उसमें हमारे सिख भाई भी थे, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी थे जिनको आतंकवादियों ने निशाना बनाया। ऐसे बहुत सारे कई अपने मैं मुसलमान साथियों को वहां के जानता हूं, उनके साथ मिला हूं, रहा हूं, जिनके परिवार के कई कई सदस्यों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो व्यक्ति भारत की बात करते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे सिख साथी हैं जिनके ऊपर आतंकवादियों ने बहुत जुल्म ढाए। छठी सिंहपुरा का मैसेकर कौन भूल सकता है। कई सिख भाइयों को आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया, लाइन में खड़ी करके उनको गोलियां मार दी। बहुत सारे गैर पंडित हिंदू भाइयों के ऊपर भी जुल्म हुए, बहुत सारे पंडित भाइयों के ऊपर भी जुल्म हुए। इसलिए कहना यह सही होगा कि 1990 में हर उस व्यक्ति को आतंकवादियों ने निशाना बनाया जो व्यक्ति भारत की बात करता था, जो व्यक्ति आइडिया ऑफ इंडिया के साथ था, जो व्यक्ति भारत के संविधान की रक्षा करना चाहता था, जो भारत के संविधान की रक्षा कर रहा था, जो व्यक्ति खुद को भारतीय मानता था। हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया गया, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या कोई और भी हो। मैं आपको दो चार फैक्ट और देता हूं। 1947 में जब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के कबीलाई आतंकवादियों ने कश्मीर के ऊपर हमला किया था, तो उस समय एक 19 साल का नौजवान था, मोहम्मद मकबूल शेरवानी, यह बारामूला का रहने वाला था। मैं एक चीज आपको उसके बारे में, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूं, और वो फैक्ट यह है कि जब पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी, पाकिस्तान के कबीलाई लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, जब वो बारामूला के नजदीक पहुंच गए थे, तो मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने देखा कि ये तो बहुत हत्यारे लोग हैं, ये बहुत लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, ये महिलाओं के साथ रेप कर रहे हैं। जब उन्होंने, मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने पाकिस्तानी लोगों का एक राक्षस भरा व्यवहार देखा, तो उन्होंने यह किया कि पाकिस्तानी जो हमला करने आए थे, जो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, उनको रास्ते से भटका दिया। मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने उनको कहा कि भाई श्रीनगर का रास्ता इधर से जाता है, जबकि वो श्रीनगर का रास्ता नहीं था, उन्होंने उनको जंगलों की तरफ भटका दिया। उसके बारे में हिस्टोरियंस ने उनके बारे में यह भी लिखा है कि उन्होंने पाकिस्तानी हमलावरों को इस तरीके से भी उनको बहकाया, मूर्ख बनाया कि भाई बारामूला के बाहरी सीमा तक भारतीय सेना पहुंच चुकी है और तुम यहां से भाग जाओ, जबकि भारतीय सेना उस समय तक बारामूला तक नहीं पहुंची थी। तो 4-5 दिन तक मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मूर्ख बना के रखा, उनको इधर उधर भटकाते रहे। और उसके बाद भारतीय सेना की पहली सिख रेजिमेंट श्रीनगर में लैंड कर जाती है, और उसके बाद भारतीय सेना उन सभी आतंकवादियों को पीछे धकेल देती है, और आज वहां पे एलओसी जो बनी हुई है, उससे पीछे उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारतीय सेना धकेल देती है। जब 4-5 दिन के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को, पाकिस्तानी सेना को मालूम चला कि मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने उनको जानबूझ के मूर्ख बनाया, जानबूझ के रस्तों में इधर उधर भटकाया, तो उन्होंने मोहम्मद मकबूल शेरवानी को एक पेड़ से टांग के 14 गोलियां मारी। इस तरीके से भारत के लिए मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने अपनी शहादत दी। 14 गोलियां उनको मारी गई मोहम्मद मकबूल शेरवानी को, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों को मूर्ख बना दिया। इसीलिए पाकिस्तानी आतंकियों ने उनको गोलियों से छलनी कर दिया। और जब भारतीय सेना बारामूला पहुंची, तब पेड़ से उन्होंने मोहम्मद मकबूल शेरवानी के पार्थिव शरीर को पेड़ से उतारा और फिर उनको रीति रिवाज के साथ दफनाया। और आज भी मैं आपको बताऊं, अभी कुछ साल पहले इंडिया टुडे की भी एक खबर है, भारतीय सेना ने मोहम्मद मकबूल शेरवानी की कब्र को बहुत अच्छे तरीके से अब डेकोरेट किया है, वहां पे एक समाधि टाइप भी बनाई है,
और भारतीय सेना की एक मैगजीन जो आती है, जो कई उसके कवर पेज पे भी मोहम्मद मकबूल शेरवानी आज से कुछ साल पहले रह चुके हैं। आप पढ़िए न्यूज निकाल के। अमिताभ मट्टू जो एक प्रोफेसर भी हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने भी मोहम्मद मकबूल शेरवानी का जिक्र किया है। यह कहा है कि मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी भारत के लिए। यह अमिताभ मट्टू ने कहा है कि मोहम्मद मकबूल शेरवानी की कुर्बानी बहुत अहम थी भारत के लिए, कश्मीर को बचाने के लिए। दूसरा आ जाइए, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूं। एक व्यक्ति हाशिम कुरैशी जो आज भी जिंदा हैं, उनके बेटे जुनैद कुरैशी जो एक बार यूनाइटेड नेशन में जाके भारत के लिए वहां बोल के भी आए थे, उन्होंने पाकिस्तान को बड़े बुरे तरीके से लताड़ा था। हाशिम कुरैशी 1971 में एक घटना होती है, मैं आपको बताता हूं। एक भारत का विमान आईसी गंगा को हाईजैक कर लिया जाता है और उसको पाकिस्तान में उतारा जाता है। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूं। यह तो एक मोटी मोटी कहानी हो गई कि भाई 1971 में हाशिम कुरैशी और उसके साथी अशरफ कुरैशी ने एक भारतीय विमान को हाईजैक किया और उसको लाहौर में पाकिस्तान में उतार दिया हाईजैक करके। उस जहाज के अंदर 28 नागरिक थे। लेकिन अब उसके पीछे का फैक्ट क्या था, सच्चाई क्या थी? एक रॉ के अधिकारी RS यादव ने अपनी किताब में लिखा है। मैं एक रॉ अधिकारी ने जो एक बुक लिखी, उस बुक के हवाले से कह रहा हूं। उस किताब के पेज नंबर 227 में उन्होंने क्या लिखा वो आपको मैं बता रहा हूं। उस समय 1971 से पहले एक वेस्ट पाकिस्तान था, एक ईस्ट पाकिस्तान था। तो वेस्ट पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी जहाज उड़ते थे वो ईस्ट पाकिस्तान तक जाते थे, जिसको आज हम बांग्लादेश बोलते हैं। तो उस समय इंदिरा गांधी ने, कई अधिकारियों ने प्लान बनाया कि किस तरीके से एक ऐसी स्थिति बनाई जाए कि भाई जो ये जहाज पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान तक जाते हैं भारत के ऊपर से, कैसे इनको रोका जाए। तो RS यादव खुद ये लिखते हैं अपनी किताब में कि हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी ने क्या किया, वो रॉ के साथ संपर्क में आके, भारतीय अधिकारियों के साथ संपर्क में आके उस विमान को हाईजैक किया और पाकिस्तान में उतार दिया। तो उस समय तो पाकिस्तानी जनरल बड़े खुश हो गए कि भाई एक भारतीय जहाज हमारे पास आ गया। बाद में उस जहाज को आग भी लगा दी गई। लेकिन भारत सरकार ने क्या कहा? भारत सरकार ने कहा कि एक भारत का विमान पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा उसको हाईजैक किया जाता है, जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे जो आतंकवादी, और उसको पाकिस्तान में उतार दिया जाता है। इसीलिए भारत सरकार फैसला लेती है कि पाकिस्तानी विमानों को भारतीय एयर स्पेस में घुसने की इजाजत आगे नहीं दी जाएगी। यानी जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान तक जो जहाज जाते थे, उनको भारत के ऊपर से उड़ने की इजाजत अब नहीं दी जाएगी। वो इजाजत कैंसिल कर दी। और पूरी दुनिया को यह लगा कि भाई बात तो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान से संबंधित आतंकवादियों ने भारतीय जहाज को हाईजैक कर लिया, तो इसलिए भारत ने यह कदम उठाया। तो पूरी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी थी वो भी उस पर एग्री हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तानी, जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ, तो उस समय वेस्ट पाकिस्तान से पाकिस्तानी जहाज उड़ान भरते थे और वो नीचे से होते हुए श्रीलंका के पास से होते हुए वो ईस्ट पाकिस्तान तक जाते थे। बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता था। उसके बाद भारतीय सरकार ने श्रीलंकन गवर्नमेंट से बात की और यह कर दिया कि भाई कोई भी पाकिस्तानी जहाज श्रीलंका में भी रिफ्यूलिंग करा के नहीं जाएगा। तो जब 1971 का युद्ध हुआ, तो उस समय पाकिस्तान की जो आर्मी का बेस, जो हेडक्वार्टर वेस्ट पाकिस्तान में था, वो ईस्ट पाकिस्तान में, जिसे आज बांग्लादेश बोला जाता है, वहां पे अपने फौजियों को हवाई रास्ते से कोई रसद, कोई सामग्री पहुंचा ही नहीं पाए, तो उनको एक तरीके से कट कर दिया। और 1971 के युद्ध में भारत जीत गया और बांग्लादेश बन गया। बाद में जब पाकिस्तानियों को यह समझ में आया, तो उसके बाद हाशिम कुरैशी कई साल पाकिस्तानी जेल में रहे। ISI ने उनको टॉर्चर किया और उसके बाद किसी तरीके से वहां से वो निकलकर भागे। आज भी वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, क्योंकि ISI के नंबर 1 टारगेट है हाशिम कुरैशी। क्योंकि हाशिम कुरैशी ने एक बड़ा रोल निभाया 1971 में भारत की जीत में और बांग्लादेश बनवाने में। अब एक और आज ये नाम उदाहरण देता हूं, लेफ्टिनेंट उमर फयाज, 22 साल के, अभी 4-5 साल पहले राजपूताना राइफल्स में वो अपनी बहन की शादी के लिए घर पे शोपियान गए हुए थे। उस 22 साल के नौजवान को आतंकवादियों ने मार दिया, क्योंकि वो नौजवान भारत की बात करता था, वो भारत के लिए काम कर रहा था, वो अपने आप को भारतीय मानता था। एक और आ जाइए, मैं एक लड़की का आपको उदाहरण देता हूं, 14-15 साल की, हनाया निसार, और मैं खुद उस चीज से जुड़ा रहा हूं, इसलिए मैं आपको यह बता रहा हूं।
हनाया निसार स्काई मार्शल आर्ट की बहुत अच्छी खिलाड़ी, एक चैंपियनशिप थी विदेश में, वहां उनको जाना था, लेकिन भारत में वो चैंपियन रह चुकी थी, वहां पे इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसे भारत को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन जाने के लिए पैसे नहीं थे, जहाज का किराया नहीं था। किसी और व्यक्ति के माध्यम से वो बात मेरे तक पता चली और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे अपने साथियों के सहयोग से कि हम उसकी हवाई जहाज की टिकट करा पाए। उसके लिए हमने कुछ ना कुछ सहयोग दिया और वो लड़की हनाया निसार वहां स्काई मार्शल आर्ट में इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाई और वहां उसने तिरंगे के साथ अपनी फोटो खिंचवाई। और ये जो पूरी स्टोरी थी ये इंडिया टुडे ने भी कवर करी, बहुत सारे अखबारों ने भी स्टोरी को कवर किया। उसमें बताया किस तरीके से एक हरियाणा के नौजवान ने एक कश्मीरी लड़की को अपनी बहन मानते हुए सहयोग किया। वो भी आज तक ने भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने उसको कवर किया और जब वो स्टोरी हाईलाइट हुई तो उस समय जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी उस लड़की को अवार्ड दिया और यहां तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में उस लड़की का हनाया निसार का जिक्र किया। आप अखबार उठा के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। आज भी जो कश्मीर के अंदर जो एनकाउंटर होते हैं उसमें जो आतंकवादी मारे जाते हैं, जो फॉरेन टेररिस्ट जो मारे जाते हैं, उनकी सूचना पुलिस तक, सेना तक कैसे पहुंचती है? वहीं के लोकल जो आतंकवाद से परेशान हैं, जो आतंकवाद से दुखी हैं, वो सूचना पहुंचाते हैं आर्मी तक और पुलिस तक और उसी के आधार पे आर्मी और पुलिस अपनी कार्रवाइयां करती है और उन आतंकवादियों को ढेर करती है। वहीं के लोकल व्यक्ति हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर एसओजी है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, उसमें लोकल मुस्लिम भी हैं। यानी तमाम वे लोग आज आतंकवाद का खात्मा चाहते हैं क्योंकि वो आतंकवाद से परेशान हैं और वो भारत एज ए आइडिया के साथ हैं, भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ फिल्म प्रोड्यूसर अपना पैसा कमाने के लिए, हिंदू मुसलमान का धार्मिक एजेंडा चलाने के लिए, राजनीति करने के लिए उसको इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ। मैं मानता हूं कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, लेकिन यह मत कहिए कि सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ। जो आदमी भारत एज ए आइडिया में विश्वास करते थे, हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया गया आतंकवादियों द्वारा। बहुत सारे मुसलमानों ने हजारों की संख्या में वहां पे भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी क्योंकि वो खुद को भारतीय मानते थे और आज भी वो आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं क्योंकि वो खुद को भारतीय मानते हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री है आर्मी के अंदर, उसमें भी बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम्स हैं। बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम अधिकारी मेजर जनरल तक भी गए हैं, ब्रिगेडियर तक भी बने हैं। और मैं आपको अपना जमीनी अनुभव बताऊं वहां का, वहां मुद्दे क्या है यह समझना बड़ा जरूरी है। जब हम वहां पे गए तो हमें पता लगा कि एक किसान को अपना केसीसी का कार्ड बनवाने के लिए अपनी जमीन के कागजात भी देने पड़ते हैं और साथ में 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर भी देने पड़ते हैं। ये असली मुद्दे अब मैं आपको बता रहा हूं। जबकि रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या है कि भाई केसीसी का कार्ड बनवाना, अपनी जमीन के कागज दे दिए, आपका केसीसी बन गया। 1 लाख का, 90,000 का, 95,000 का। वहां पे जमीन के कागज भी देने का नियम था और साथ में 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर दो बैंक को। हमें जब पता लगा आज से 4-5 साल पहले, हमने इस मुद्दे को जगह जगह उठाया, कई कार्यक्रम किए, कई प्रोग्राम किए, तो उसके बाद उनको वो रूल हटाना पड़ा। हमने कहा यार, जिसके घर में 2 सरकारी कर्मचारी होंगे वो 1 लाख का केसीसी क्यों लेगा, और जिसके घर में सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे तो उसके केसीसी के लिए गारंटर कोई क्यों बनेगा? भाई जब रेस्ट ऑफ इंडिया में सिर्फ जमीन के कागज दिए और आपको केसीसी का लोन मिल गया, तो अब यहां पे 2 सरकारी कर्मचारी गारंटर के तौर पे क्यों पूछते हैं आप? ये भेदभाव क्यों है? बाद में वो नियम बदला गया। सेब की खेती वहां के किसान करते हैं। वहां पे जो लोकल कई पॉलिटिशियन हैं, कई पॉलिटिशियन, में नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई पॉलिटिशियन, उन्हें समय बहुत लग जाएगा, जो लगातार सरकारों में मिनिस्टर भी रहे, वो क्या करते हैं, वो नकली दवाई वहां पे, नकली पेस्टिसाइड वहां बिकवाते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर सेब के उस खेती में मात्र 2 से 3 बार स्प्रे करने पड़ता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सेब के किसानों को 17 स्प्रे करने पड़ते हैं। कई बार जब वहां किसानों के पास हम जाते थे, हम कहते थे यार ये सेब खिला दो, पैकिंग कर रहे हो, उसने कहा कि साहब ये आपको नहीं खिलाएंगे क्योंकि 17 टाइम्स इसमें स्प्रे किए हुए हैं। वो 17 बार स्प्रे क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि जो वहां पे पेस्टिसाइड दवाई का जो माफिया, जो पूरा उगिरी चल रही है, उसमें कई लोकल पॉलिटिशियन वहां के शामिल हैं। वो क्या करते हैं, एक
पेस्टिसाइड की दवाई ऐसी देते हैं जिससे दूसरी बीमारी पैदा हो जाए, उसके लिए दूसरा पेस्टिसाइड इस्तेमाल करो, तीसरी दवाई, फिर वो तीसरी बीमारी पैदा हो जाती है, फिर उसके लिए नया पेस्टिसाइड इस्तेमाल करो, फिर चौथी हो जाती है, पांचवी, ऐसी चीजें चलती रहती हैं। और इसलिए उनकी जो इनपुट कॉस्ट थी किसानों की, वो 17 टाइम्स इंक्रीज हो गई। और आज से 20 साल पहले जो उनकी सेब की पेटी 250 रुपए में जाती थी, वो आज 20-22 साल बाद मात्र 600 रुपए में जा रही है। ये वहां का एक्चुअल मुद्दा है, किसानों का मुद्दा वहां का एक्चुअल मुद्दा है। वो किसान ये कहते हैं कि हमारी लागत मूल्य 20-22 साल में इतनी बढ़ गई, तो हमारी फिर ये सेब की कीमत क्यों नहीं बढ़ रही है? जो सेब आपके यहां दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में, जो मॉल के अंदर जो हम लेते हैं, जिसको हम 150, 200 रुपया किलो हम लेते हैं, बेस्ट क्वालिटी का एप्पल, उसके वहां के किसान को मिलते हैं मात्र 30 से 35 रुपया, मात्र 30 से 35 रुपया मिलता है। तो वहां के किसान का एजेंडा यह है कि भाई उनको उनका अधिकार मिले। आज से 2-3 साल पहले जब बेमौसम बर्फबारी के कारण 30% सेब के पेड़ टूट गए थे, तो उस समय जो वहां पे गवर्नर थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि नेफेड आके इतने लाख पेटियां सेब खरीद लिया। जबकि हम जमीन पे गए तो हमें पता लगा नेफेड ने कोई सेब की पेटियां नहीं खरीदी, मात्र कुछ ही हजार सेब की पेटियां खरीदी, जबकि वहां पे 10 से 12 करोड़ सेब की पेटियों की पैदावार है। यानी ग्राउंड पे गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही थी, किसानों के लिए कुछ नहीं दे रही थी। हमने नौजवानों का वहां मुद्दा देखा, नौजवानों की बेरोजगारी हमने वहां देखी। मैंने एक अपनी रिपोर्ट भी लिखी थी, उस रिपोर्ट में भी इस चीज का जिक्र किया, क्योंकि 7 से 8 साल में वहां पे जमीन पे रहा हूं। मैंने वहां देखा कि एक, जब 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को रियलाइज हुआ था कि वो भारत के साथ डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर सकता, तो उसने एक पॉलिसी बनाई थी आईएसआई ने, जिसको बोला जाता है 1000 कट्स। यानी आतंकवाद के जरिए, नकली नोटों के जरिए, नशे के तस्करी के जरिए वो अंदर से आईएसआई भारत को खोखला करने का प्रयास कर रही है। इस पॉलिसी को उनकी बोला जाता है 1000 कट्स। तो कश्मीर के अंदर भी ये पॉलिसी उन्होंने अपनाने का प्रयास किया, उन्होंने अपनाई। उन्होंने क्या किया कि वहां के जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी, जो छोटे छोटी फैक्ट्रियां थी, प्लांट थे, जहां पे वहां के नौजवानों को रोजगार मिलता था, उन छोटी छोटी फैक्ट्रियों को उन्होंने बंद करा दिया पाकिस्तान ने। अब आप मेरे से पूछेंगे, भाई ऐसे उन्होंने कैसे बंद करा दिया? पाकिस्तान ने क्या किया? ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, इन जैसे धड़ों के जरिए, आतंकवादियों के जरिए वहां पे लगातार हड़तालें करवाई। एक पॉलिसी के तहत वहां पे हड़तालें करवाई गई। 365 दिनों में से 200 दिन वहां पे हड़तालें रहती, सब कुछ बंद रहता। अब आप मुझे बताइए, यदि साल के 365 में से 200 दिन तक कोई फैक्ट्री बंद रहेगी, तो फैक्ट्री चलेगी कैसे? वो फैक्ट्री कैसे काम कर पाएगी? तो जो पूरा ये हड़ताल का कैलेंडर आता था हुर्रियत के पास, ये पाकिस्तान से आता था, और इसके माध्यम से वो हड़ताल कराते थे। लोकल इंडस्ट्रीज बिल्कुल पूरे तरीके से बंद करा दी गई। लगभग मोटा मोटा अंदाजा यह है कि 5000 छोटी बड़ी फैक्ट्रीज वहां पे पिछले 20 से 25 साल में बंद हो चुकी है। अगर आप ये लगाओगे कि एक उसमें मिनिमम आप ये कहोगे कि भाई 50 नौजवानों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोजगार मिलता था, तो 2.5 लाख नौजवानों के लिए जो रोजगार था उन 5000 फैक्ट्रियों में, वो खत्म हो गया, वो बंद हो गया। वो बहुत सारी फैक्ट्रियां डिफॉल्ट कर गई, उनके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया। हमने एक बात यह भी उठाई थी कि जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स माफ किया जा सकता है, तो उन 5000 फैक्ट्रियों को दोबारा चालू करने के लिए जो वहां पे उनका कर्जा हो गया था, उसको कर्जे को खत्म करके, उस कर्जे को माफ करके दोबारा उन फैक्ट्रियों को चालू कीजिए, ताकि वहां के नौजवानों को रोजगार मिले। अगर वहां पे लोगों को जब रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, वो अपने आप मुख्य धारा में जुड़ते चले जाएंगे। हालात ये हैं कि वहां पे जो एजुकेशन है, जो लिटरेसी है, वो बहुत ज्यादा है। डबल मास्टर्स, डबल पीएचडी के आपको वहां पे आम मिल जाएंगे। गांवों में आपको हर गांव में एक 2-2 पीएचडी किया हुआ मिल जाएगा। लेकिन वहां पे वो दोबारा फैक्ट्री चालू करने की कोशिश नहीं करी गई, वो रोजगार पैदा करने का प्रयास नहीं किया गया। और पाकिस्तान की वो 1000 कट पॉलिसी वहां पे वो सफल हो गई, और बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए। बहुत सारे युवा जब बेरोजगार हो गए, बहुत पढ़े लिखे, तो वो गलत रास्ते की तरफ उनमें से कुछ जाते चले गए। जब एक नौजवान के पास रोजगार होगा, वो अपने घर में अपनी सैलरी लेके जाएगा, वो लगातार मुख्य धारा से जुड़ा रहेगा। तो ये चीजें फिल्म में दिखानी चाहिए, ये फैक्ट में दिखानी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री में दिखानी चाहिए, लेकिन इनको कोई नहीं दिखाता। सब अपने एजेंडे के तहत, खासकर जो ये डायरेक्टर जिसने ये फिल्म बनाई है, इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये बीजेपी आरएसएस के एक एजेंडे के साथ फिल्म बनाता है। मैं फिर ये कहता हूं अंत में
कि निश्चित तौर पर 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर सिर्फ ये कहेंगे सिर्फ उनके साथ गलत हुआ तो ये आधा अधूरा सच होगा। हकीकत ये है, हर वो व्यक्ति जो वहां इंडिया की बात करता था, जो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ था, उस व्यक्ति को आतंकवादियों ने निशाना बनाया। बहुत सारे मुसलमानों ने भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी वहां पे, बहुत सारे सरदारों ने, सिखों ने कुर्बानी दी, बहुत सारे गैर पंडित हिंदुओं ने भी कुर्बानी दी। हो सकता है इस फिल्म के माध्यम से ये लोग हिंदू मुसलमान का धार्मिक उन्माद करने में सफल हो जाएं, बीजेपी आरएसएस का एजेंडा आगे बढ़ाने में सफल हो जाएं, लेकिन भारत एज ए सोसाइटी के तौर पे, हमारा समाज का भाईचारा जो है वो कमजोर हो जाएगा। वो व्यक्ति जो आज वहां पे भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए जो वहां का लोकल व्यक्ति अपनी कुर्बानी दे रहा है आज भी, उसके ऊपर क्या बीतेगी। हम सिर्फ ये कहते हैं सच दिखाइए, पूरा दिखाइए। होता क्या है, फिल्म देखते हैं, हमारे यहां के नौजवान फिल्म को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं, उसी फिल्म की बातों के आधार पर दूसरों से डिबेट करते हैं, और फिल्म में और फिक्शन में जो डिफरेंस है, फैक्ट और फिक्शन में जो डिफरेंस है, उसको वो समझ नहीं पाते, और उस फिल्म की फिक्शन को ही, कई फिक्शन भरी चीजों को ही सच्चाई मान लेते हैं, और उसी के अनुसार तर्क वितर्क करते हैं, आधा अधूरा सच जानते हैं, वो आधा सच देखते हैं, 25% उनमें रह जाता है, आगे जाते 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 सिर्फ 2% सच रह जाता है, बाकी मिर्च मसाला लगा देते हैं। भाई मोहम्मद मकबूल शेरवानी ने क्या कुर्बानी दी, जो मैंने बताया शुरू में आपको, 19 साल के लड़के ने, उसको कौन भुला सकता है। भारतीय सेना उसको हर बार ऑनर करती है, हर साल उनके उस डेट पे जिस दिन उनकी कुर्बानी हुई थी, उनके परिवार को ऑनर किया जाता है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज 22 साल के, कौन भुला सकता है, कौन भुला सकता है। हाशिम कुरैशी जिसने इतना बड़ा काम किया, जिसने आईएसआई के टॉर्चर को सहा, जो पाकिस्तान की जेल में सड़ा, लेकिन उसने बड़ा रोल प्ले किया 1971 का युद्ध भारत को जितवाने में, बांग्लादेश को बनवाने में। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि सच को जानिए, और ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि 8 साल में वहां पे आता जाता रहता हूं। अब थोड़ा मुझे समय हो गया 1-1.5 साल का, मैं जा नहीं पाया हूं 1.5-2 साल से, लेकिन लगातार मैं 8 सालों से वहां पे जाता रहा हूं, और ये फैक्ट बता रहा हूं आपको, मैं सच बता रहा हूं। आप चलिए हमारे साथ, हम आपको ये सच दिखाएंगे। वहां लोग बहुत सेवा करते हैं, जो हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई भी हैं, वो भी बहुत हमारी वो भी सेवा करते हैं, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। हमारे सरदार भाई भी आज के दिन वहां रहते हैं, वो भी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। जो हमारे वहां के जो लोकल जो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, वो भी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, सब अच्छा व्यवहार करते हैं। हर समाज में 5, 7, 10% गलत एलिमेंट होते हैं, लेकिन उन 5 से 7% गलत एलिमेंट को यदि आप एक धर्म के या जाति के चश्मे से देखेंगे तो गलत कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आपको सही कंक्लूजन पे पहुंचना है तो गलत को गलत कहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। गलत है तो गलत है, चाहे वो जाट हो, यादव हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, कोई भी हो। हम गलत को गलत जब कहेंगे और सही को सही कहेंगे, तभी हम सही कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, तभी हम सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। इसलिए जो ये फिल्म में जो फैक्ट और फिक्शन का घालमेल कर दिया जाता है, इस घालमेल से बच के रहिए। ज्यादातर हमें एक बात और समझनी है, मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूं। होता क्या है कि जो फिल्म में जो आज 19 साल, 20 साल, 25 साल का जो नौजवान देख रहा है, वो खुद की कोई रिसर्च नहीं करता, कुछ नहीं करता, वो उस फिल्म को ही अंतिम सच्चाई, अंतिम सच मान लेता है, उसी के अनुसार पे वो तर्क वितर्क करता है, उसी के अनुसार पे वो अपनी वोट डालने की मानसिकता बनाता है। मेरे भाइयों, ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं, इनसे मैं ये कहना चाहता हूं, पहले वहां ग्राउंड पे जाइए, पहले ग्राउंड पे वहां देख के आइए, उसके बाद ये ज्ञान बांटिए, उसके बाद ये फिल्म बनाइए। अभी मैं आज पढ़ रहा था कि हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने भी उस फिल्म को हरियाणा के अंदर टैक्स फ्री कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आप चाहे तो सारी फिल्मों को ही टैक्स फ्री कर दीजिए, हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ये कह रहे हैं सच दिखाइए, आधा अधूरा सच नहीं, पूरा सच दिखाइए। उन लोगों को भी दिखाइए जो हमारे वहां के मुसलमान भाई, जो गैर पंडित हिंदू भाई, जो सरदार भाई, उनको भी दिखाइए जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दी। मेरे बहुत सारे सरदार दोस्त हैं आज के दिन, 70-80 हजार के आसपास सरदार आज भी वहां रहते हैं, जिनको कई बार आतंकवादी निशाना बनाते हैं। मेरे खुद का साथी अमनजीत सिंह, बारामूला के शकरवारा उनका गांव का नाम भी बता रहा हूं। वहां पे लगभग हमारे जो कई सिख भाइयों के लगभग 22-23 घर हैं, आप जाइए वहां पे, हम गए हुए हैं उनके घर में। आज से लगभग 6 महीने पहले आतंकवादियों ने हमारे साथी अमनजीत सिंह के घर पे ग्रेनेड मारा था, लगभग 1 साल पहले। उनकी माताजी वहां की सरपंच हैं, अमनजीत सिंह की माताजी,
उनके पिताजी रिटायर्ड आर्मी हैं, रिटायर्ड आर्मी सोल्जर हैं, इंडियन आर्मी। उनके घर पे आतंकवादियों ने लगभग 1 साल पहले ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन आज भी वो मजबूती से डटे हुए हैं क्योंकि वो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं। तो साथियों, मैं आपको एक ही चीज अंत में कहूंगा मेरे भाइयों, मैं तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे लगभग पूरे भारत में पिछले 10-12 साल में घूम के चीजों को सीखने का, चीजों को समझने का, जमीनी हकीकत जानने का मौका मिला। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने रिपोर्ट भी लिखी है उसके ऊपर, कई रिपोर्ट लिखी है जो चर्चित भी हुई, कई रिपोर्ट्स। कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, नारा हमारा यही है, कश्मीर भी हमारा, कश्मीरी भी हमारे। चाहे उसमें वो कश्मीरी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हमेशा सच जानिए। जब सच जानेंगे तभी सही कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि सच आपको बताया जाना चाहिए, इसीलिए ये सच आपके साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सच को, इस हकीकत को आगे जरूर बढ़ाइएगा अपनी जिम्मेदारी समझ के। और एक आपको बात और कहूंगा, चाहे मैंने बताया हो आपको मकबूल शेरवानी के बारे में, चाहे आपको बताया हो हाशिम कुरैशी के बारे में, आर.एस. यादव की किताब में हाशिम कुरैशी का जिक्र है, चाहे मैंने बताया हो आपको हनाया निसार के बारे में, चाहे आपको बताया हो लेफ्टिनेंट उमर फयाज के बारे में, खाली सिर्फ मेरी बातों पर विश्वास मत करना। फोन चलाते हो ना, एंड्रॉयड फोन, गूगल निकालना, गूगल में इन लोगों के शब्द टाइप करना, उनका पूरा सच्चा इतिहास जानना। और यदि एक भी बात मेरी गलत हो, यदि एक भी बात मेरी गलत हो, तो जो सजा आप देना चाहें वो मैं लेने को तैयार हूं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, थोड़ी रिसर्च करके सच जरूर जानने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।